हेलो गाइस, दिस इज़ विकास। आई वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो इस लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स कवर करेंगे, कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट। और आपको भी इसी अप्रोच के साथ पढ़ना है, जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड हो उसी हिसाब से पढ़ना है आपको। और ये वीडियो भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और इंग्लिश में कंटेंट रहेगा। हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, फालतू का कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि आपका एंड गोल एग्जाम क्रैक करना है। आप भी उसी अप्रोच से पढ़ेंगे कि जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, जितना इंपॉर्टेंट है आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। ये आपको भी पता है अच्छी तरह। तो आप बिल्कुल उसी अप्रोच से पढ़ें। और जीएस में वैसे भी 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, फिर करंट अफेयर्स होते हैं, तो आपको सबके लिए टाइम निकालना है। तो फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल यहाँ पे सारे कवर होंगे और मैं कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स कराऊंगा। आपको इससे बाहर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लें, या फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, जैसे कि एक पेज में आपने नोट्स बना लिए और कभी भी उन्हें रिवाइज कर लें। बस एक पेज में ही बनाना, बिल्कुल शॉर्ट में। तो चलिए, अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। हिंदी वाले मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ भैया, है ना। तो आप टेंशन मत लें, इतनी थोड़ी बहुत तो बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। वैसे मैं बाकी हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारा। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में है, और जो पार्ट 3 में आर्टिकल है 12 से 35 तक। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंडर आर्टिकल आते हैं 12 से 35, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। अब इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही लंबी लिस्ट है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब कि एक लंबी लिस्ट और सब कुछ इसमें दिया हुआ है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, या उसके फंडामेंटल राइट्स के साथ, या उसके फंडामेंटल राइट्स को वियोलेट नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी पर्सन के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो वो पर्सन सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, इतना आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है हमने? यूएसए से इंस्पिरेशन लिया है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से। और उनका जो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हें बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। बिल ऑफ सॉरी, बिल ऑफ राइट्स। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है भाई। तो अब हम चलते हैं आगे। ओरिजिनली भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें क्या नाम है, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ये रहे भाई 7 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से एक जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट था, बट इसे रिमूव कर दिया गया और इसे अब लीगल राइट्स बना दिया गया। अब ये रिमूव कब किया गया? ये किया गया था 44th अमेंडमेंट में। 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको अमेंड किया गया था, जब इसे राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि फंडामेंटल राइट्स था, इसे रिमूव करके लीगल राइट्स में डाल दिया गया। और ये अब आता है पार्ट 12 के आर्टिकल 300A में। ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये पूछा हुआ है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये कौन सा राइट है और ये किस आर्टिकल के अंडर आता है। अमेंडमेंट भी कई बार पूछा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है भाई। अब आते हैं हम अपने 6 फंडामेंटल राइट्स पे। अभी जब एक हटा दिया तो कितने बचे? पहले थे 7, अब है हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि एक जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो लीगल राइट्स बना दिया गया। अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है। इसका क्या मतलब है? कि भाई स्टेट इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर। फंडामेंटल राइट्स को मतलब ऐसे सैक्रोसेंट नहीं है नेचर में कि बिल्कुल कुछ भी हो जाए पर ये रहेंगे, बट थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस स्टेट लगा सकता है। और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कोई भी स्टेट अगर मनमानी से एक्शन करता है तो उसके अगेंस्ट भी कार्य करते हैं। क्योंकि अगर किसी बंदे का, मान लो स्टेट ने कोई लॉ बनाया
अगर वो किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वियोलेट कर रहा है तो सीधा पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जस्टिसेबल इसीलिए बोलते हैं इन्हें, टू मूव द कोर्ट। ठीक है, सीधा पर्सन कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए इन्हें जस्टिसेबल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से हमारे आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, आर्टिकल 12 से। मेन जो आर्टिकल है वो तो हमारा बेसिक था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और कहाँ से हमने लिए हैं और किस किस पार्ट में दे रखे हैं, वो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। अब आते हैं हम आर्टिकल 12 पे। देखिए कई बार ना आपसे स्टेट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि स्टेट में कौन क्या क्या आता है। स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है जो कि आर्टिकल 12 में है। इसमें जो गवर्नमेंट है हमारी, जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, उसमें पार्लियामेंट जो होती है, पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव होते हैं और लेजिस्लेटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं, और लेजिस्लेटिव में एमपीज आते हैं जो लॉ बनाते हैं मिलके। ठीक है भाई, लेजिस्लेटिव का मतलब है कि जो लॉ बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, अब इन स्टेट में जैसे कि स्टेट्स हो गए, अलग अलग स्टेट्स हैं ना इंडिया में, तो उनमें भी यही प्रोसेस रहता है, वो भी स्टेट के अंदर आते हैं। जैसे उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है तो उसमें भी स्टेट के मिनिस्टर्स रहते हैं और एमएलएज रहते हैं, है ना, वो सब इसी में आते हैं, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में। इसके अलावा जैसे कि लोकल अथॉरिटीज़ होगी, लोकल अथॉरिटीज़ में जैसे म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत्स और आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। और एक होती है स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी में जो किसी लॉ के द्वारा बनाई जाती है, नॉन स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव से भी बनाई जा सकती है। तो इनमें आती है एलआईसी, ओएनजीसी और आपका सेल। ठीक है भाई, आर्टिकल 12 आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 13। देखो भाई, हम फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 और उसमें 12 से और 35 तक आर्टिकल हैं। 12 जो आर्टिकल था वो उसमें स्टेट की डेफिनेशन थी। अब जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि ये मतलब अगर स्टेट ने लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। अगर मान लो स्टेट ने कोई भी ऐसा लॉ बना दिया जो पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन कर सकता है उस लॉ को, अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया है। और इसका दे रखा है जुडिशियल रिव्यू दे रखा है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही है कि अगर लॉ बनाया गवर्नमेंट ने तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट में जा सकता है अंडर आर्टिकल 226 के द्वारा। ठीक है भाई, आर्टिकल 13 क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है राइट टू इक्वालिटी। 14 से लेके और 18 तक राइट टू इक्वालिटी आता है। ठीक है भाई, अब आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, डिक्टो एग्जाम में पूछ ली जाती है कि राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये किस आर्टिकल के अंडर है। तो आपको ये आर्टिकल और ये लाइन बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होती है। ये ब्रिटिश ओरिजिन का है भाई, और एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ, मतलब सारे पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा या इक्वल सब्जेक्शन होगा ऑर्डिनरी लॉ के सामने। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, नो पर्सन शैल अबव द लॉ, कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं होगा, लॉ सर्वोपरि है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, थोड़ा आइडिया हो गया होगा आपको, बाकी मेन तो वो लाइन ही है। अब एक आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टांसेस, कि सबको एक ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा इक्वल सर्कमस्टांसेस में। ठीक है भाई, सबके साथ एक ही ट्रीटमेंट किया जाएगा सेम सर्कमस्टांसेस में। और सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पर्सन, सेम लॉ सभी पर्सन पर एप्लीकेबल होगा, उसकी एप्लीकेशन सभी पर्सन पर समान रहेगी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं।
और इसमें दे रखा है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये थोड़ा देख लेना, वैसे काम का तो वो लाइन ही है जो मेन थी, बट थोड़ा आइडिया लग जाएगा, एक बार आप पढ़ लेना इसे थोड़ा सा। अब आते हैं हम अंडर नेक्स्ट आर्टिकल 15 आर्टिकल क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ। आपको ये लाइन बिल्कुल याद होनी चाहिए कि आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राइट टू प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स, रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी पर्सन के साथ। अब जैसे कि मान लो कोई बंदा गया शॉप पब्लिक रेस्टोरेंट पे, तो उसके साथ वहाँ कोई अलग से मिसबिहेव नहीं होगा। होटल पब्लिक एंटरटेनमेंट इस जगह पे, और जैसे कुएं हो गए, टैंक्स हो गए, बाथिंग घाट हो गए, रोड्स हो गए, और पब्लिक रिजॉर्ट जिन्हें मेंटेन करता है स्टेट पार्शली और फुली, वहाँ पे किसी भी पर्सन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इसके नाम पे। ठीक है भाई, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। राइट टू इक्वालिटी में आ रहे हैं भाई, ये 14 से लेके 18 तक। 15th आर्टिकल कर लिया, अब हम आते हैं 16th आर्टिकल। इक्वालिटी आर्टिकल 16 में क्या दे रखा है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें सभी को समान अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ के नाम और रेजिडेंस। ठीक है भाई, सभी को समान अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी के साथ भी कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे, डिसेंट के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे या रेजिडेंस के नाम पे। ठीक है, आर्टिकल क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 तो डिक्टो कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो आप बिल्कुल इसे तो ऐसे कंटेस्ट ना याद करके ले जाएं कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। अनटचेबिलिटी को रोकता है और इसकी प्रैक्टिस को जो करता है उसे भी रोकता है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस। तो इसके ऊपर लॉ भी बना हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955। आपको ये आर्टिकल बिल्कुल याद होना चाहिए कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस। अब अनटचेबिलिटी को रोकता है, खत्म करता है, और अगर कोई इसकी प्रैक्टिस करता है तो उसे भी रोकता है। ये हमारा 17 फंडामेंटल राइट्स है, बिल्कुल याद होना चाहिए ये तो आपको। अब आते हैं टाइटल पे। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 18। भाई आर्टिकल 18 क्या कहता है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक्स। ये तो हो गए आपके एकेडमिक्स और ये हो गए आपके मिलिट्री। मतलब सभी टाइटल्स को डिनाई करता है आर्टिकल 18, मिलिट्री के छोड़ के, और एकेडमिक्स जो आपने एजुकेशन में एकेडमिक्स में गेन किए हैं, प्राप्त किए हैं, अचीव किए हैं, वो आपके रहेंगे। उन टाइटल्स को आप ले सकते हैं, और मिलिट्री में जो भी टाइटल है वो आपको दिए जाएंगे। लेकिन और इसके अलावा जो टाइटल्स होंगे उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब प्रोहिबिशन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी ऑफ टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं लेगा। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 19 क्या कहता है? एक मिनट, आर्टिकल 19 में हम देखते हैं, एक ये है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम आता है हमारा 19 से लेके और 22 तक, राइट टू फ्रीडम।
अब हम राइट टू फ्रीडम में, एक मिनट, वेट, राइट टू फ्रीडम, चलो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट। जो हमारा आर्टिकल 19 है उसमें 6 राइट्स दे रखे हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमें आज़ादी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की और अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने की। अब दूसरा कहता है, ये तो हो गया पहला। अब अंडर आर्टिकल 19 के अंडर ही आते हैं ये सारे 6 राइट्स हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखने। राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कि हमें राइट है कि पीसफुल असेंबल हो सकते हैं बिना किसी आर्म्स के, वेपन्स के। अब थर्ड है फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमें राइट है किसी भी पर्सन को कि एसोसिएशन बना सकता है, यूनियंस बना सकता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकता है। ठीक है भाई। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम, कोई भी पर्सन मूव कर सकता है फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, पूरी इंडियन टेरिटरी में। फिफ्थ पे आते हैं अब हम, रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया का कोई भी पर्सन रिजाइड रह सकता है, सेटल हो सकता है किसी भी पार्ट में इंडिया के टेरिटरी में, बट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि शेड्यूल 5 और 6 में, तो ट्राइबल एसटी वाले एरिया में, शेड्यूल ट्राइब्स वाले एरिया में मतलब कोई पर्सन सेटल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, वहाँ पे थोड़ी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो वैसे कहीं भी रिजाइड और सेटल हो सकता है किसी भी पार्ट में इंडिया के। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। सभी को राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस ये कर सकता है कोई भी पर्सन, राइट है उसे। अब आते हैं 19 के बाद आर्टिकल 20 क्या कहता है? 20 में हम एक बार देख लेते हैं कि 20 क्या कहता है, एक मिनट। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। मान लो कोई कन्विक्ट हो जाए किसी ऑफेंस में, तो उससे प्रोटेक्शन देता है, जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्सेसिव पनिशमेंट एक्यूज्ड पर्सन। ये प्रोटेक्शन देता है कि मनमानी और बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाए किसी पर्सन को, तो उससे रोकता है ये आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ठीक है भाई। आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोहिबिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कि मनमानी, मान लो किसी भी ने भी मनमानी करी या एक्सेसिव पनिशमेंट दी, उससे रोकता है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट एक्यूज्ड पर्सन, जो दोषी पर्सन है उसे। ठीक है। आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, अगर कोई बंदा एक्यूज्ड है, उसे मनमानी, क्या नाम है, पनिशमेंट देने या आर्बिट्ररी पनिशमेंट देने, एक्सेसिव पनिशमेंट देने से रोकता है, क्योंकि कोर्ट ही सुनाएगा ना भाई फैसला। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोटेक्श आर्टिकल 20 फिर से देख लीजिए, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। आगे देखते हैं हम आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये तो भाई सबको याद ही होगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता उसकी लाइफ से, एंड पर्सनल लिबर्टी, और पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये लाइन आपको ध्यान होनी चाहिए कि एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ के अनुसार जो प्रोसेस है एस्टेब्लिश्ड है, उसे छोड़कर किसी भी पर्सन की लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, और किसी पर्सनल लिबर्टी से। अब आप एक क्वेश्चन मुझे यहाँ बताएंगे कि राइट टू मैरी,
किस आर्टिकल के अंडर आता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उन्होंने बड़ी अच्छी जजमेंट दी थी कि राइट टू मैरी। अब आप मेरे को बताएंगे कि किस आर्टिकल में आता है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन ए, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज 6 to 14 तक। मतलब स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो फ्री कंपलसरी एजुकेशन एज 6 to 14 तक प्रोवाइड करेगा। एलिमेंट्री एजुकेशन को हम फंडामेंटल राइट्स में काउंट करते हैं और हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन को नहीं। ये एलिमेंट्री एजुकेशन तो 10th क्लास तक होगी ना, एज 6 to 14, तो ये हमारी आती है फंडामेंटल राइट्स में। राइट टू एजुकेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये हमें प्रोटेक्शन देता है किससे? अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मान लो किसी बंदे को डिटेन कर लिया जाता है या अरेस्ट कर लिया जाता है तो उससे प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन ऑफ ए पर्सन अरेस्ट और डिटेन्ड। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि आपका जो आप एक्यूज्ड हैं, कोर्ट ने आपको फैसला सुना दिया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि आपको पहले ही डिटेन कर लिया गया है बिना किसी कोर्ट के फैसले के सुनाए हुए, आपको पहले से ही डिटेन कर लिया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ताकि आप कोई ऐसा आप कोई ऐसा काम ना करते जिससे किसी भी पर्सन के राइट्स हार्म हो, तो उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है भाई, आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। मेन तो यही है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव, ये आप थोड़ा सा ना एक बार देखना कि प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा फर्क। जैसे कि मान लो प्यूनिटिव डिटेंशन टू पनिश ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्टेड इन अ कोर्ट। और हमारा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ऑन द अदर हैंड मीन्स डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय अ कोर्ट। बिना ट्रायल के और कन्विक्शन के हम इसे डिटेन कर लेते हैं, कोई पर्सन को डिटेन कर लिया। और प्यूनिटिव डिटेंशन में बाद में, ट्रायल के बाद में, कन्विक्शन इन अ कोर्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये दोनों आर्टिकल आपको भाई याद होने चाहिए, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर, जैसे सेलिंग और बाइंग ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन लाइक अ गुड्स, गुड्स की तरह उन्हें सेल किया जाता है, उसे बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। बेगार, फोर्स लेबर, बेगार को हम फोर्स लेबर भी बोलते हैं। कंपलसरी वर्क विदाउट रिमनरेशन, मान ले किसी भी पर्सन से वर्क करा लिया पर उसकी पेमेंट नहीं दी और उस पर्सन को उसकी इच्छा के अनुसार, इच्छा के अगेंस्ट जाके काम कराना, ठीक है, ये होता है फोर्स्ड लेबर। और जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग है, बाइंग मैन वुमेन चिल्ड्रन लाइक अ गुड्स, सामान की तरह उन्हें बेचना। ठीक है भाई, आर्टिकल 23 क्लियर है। अब बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए फालतू का कंटेंट ना आपका पढ़ने से कुछ होगा, बस हमको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री, माइंस, अदर हैजार्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवेज में अलाउड नहीं है, प्रोहिबिशन है।
फिर से बता देता हूँ। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। चिल्ड्रंस को फैक्ट्रीज में काम करने से रोकता है जिनकी एज 14 से कम है। फैक्ट्रीज माइंस जो हजार्डस एक्टिविटीज़ हैं उनमें, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवेज। इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम अंडर आप देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है। नेक्स्ट में है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। ऐसे ही एग्जाम में आ जाता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री ट्रेड, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल किस में है। देखिए, फ्री प्रोफेशन का क्या मतलब है, इनर फ्रीडम रिलेशन विद गॉड एंड ही डिजायर। कॉन्साइंस का क्या मतलब है कि इनर फ्रीडम है किसी भी बंदे को कि वो कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करे गॉड के साथ, उसकी खुद की इच्छा है, उसे बोलते हैं हम कॉन्साइंस। अब आता है फ्री प्रोफेशन, मीन्स बिलीव्स और फेथ ओपनली एंड फ्रीली। वो अपने बिलीव्स और फेथ रख सकता है ओपनली एंड फ्रीली। उसके बाद आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि परफॉर्म रिलीजियस वर्शिप रिचुअल सेरेमनीज। वो अपने धर्म का परफॉर्म रिलीजियस वर्शिप्स, रिचुअल्स और सेरेमनीज कर सकता है। एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन, मतलब फैलाना, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना। ठीक है भाई, ये आर्टिकल क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, राइट टू एस्टेब्लिश्ड, मतलब अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं, उसकी फ्रीडम है। राइट टू एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज। राइट टू एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज, की खुद अपने आप एस्टेब्लिश और उन्हें मेंटेन कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन रिलीजन से रिलेटेड हैं और चैरिटेबल पर्पज के लिए उन खुद से मैनेज कर सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। भाई वो खुद से बस अफेयर क्या नाम है मैनेज कर सकते हैं अपने रिलीजियस मैटर्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो उन्होंने एस्टेब्लिश्ड किए हैं, चैरिटेबल जो चीज़ें एस्टेब्लिश्ड की हैं उन्हें खुद से मैनेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, मतलब किसी भी रिलीजन पर टैक्स नहीं लगेगा उसके प्रमोशन के लिए। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर प्रमोशन और मेंटेन्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेशन। कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा उसके प्रमोशन के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल नेक्स्ट। आ गए समझ 27, आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, किसी भी पर्सन को रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने की फ्रीडम है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट फंड। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड किए जा रहे हैं स्टेट फंड के द्वारा, उन्हें वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम, आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड तो कर सकता है लेकिन जो भी इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड है स्टेट फंड से, वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब आर्टिकल 29 और 30। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में आते हैं ये, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। 29 आर्टिकल कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज को, यह आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को किसी भी माइनॉरिटी की। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। प्रोटेक्शन ऑफ
आर्टिकल 29 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि किसी भी माइनॉरिटी को राइट है कि वो एस्टेब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उन्हें खुद ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये राइट टू माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के लिए है ये आर्टिकल। की आर्टिकल 30 क्या कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें राइट है कि वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उन्हें खुद ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए ये आर्टिकल जो है राइट टू क्या नाम है, आर्टिकल 32 राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई ब्रीच करता है, स्टेट ब्रीच करता है या कोई भी ब्रीच करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के अंडर, आर्टिकल 32 के अंडर जा सकते हैं हम सीधा सुप्रीम कोर्ट, अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहा है तो। इसे रेमेडी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई। अब आता है आर्टिकल 33। अब कहेंगे कि आप सर 31 में वो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, वो अब 300A के अंडर आ गया पार्ट 12 में, इसलिए मैंने वो यहाँ नहीं कवर किया है। ठीक है, 44th अमेंडमेंट में था वो। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल 33 देख लेते हैं कि एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ members of armed forces, paramilitary forces or police forces, intelligence agencies, analogous provision for proper discharge of their duties। मतलब इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि पार्लियामेंट जो हमारी है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है और एब्रोगेट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, जो पर्सन्स हैं आर्म फोर्स के, पैरामिलिट्री फोर्स के और पुलिस फोर्सेस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उन सब के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट कर सकती है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल, हमारा है आर्टिकल 34 रेस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 34 क्या कहता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप एक बार देख लीजिए। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कहीं पे मार्शल लॉ लगा हुआ है इंडिया के किसी भी टेरिटरी में, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जहाँ पे मार्शल लॉ लग रहा है करंट में। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 35 पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल वास्ट ओनली पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेशन। मतलब सारी पावर्स पार्लियामेंट के पास हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, ये आर्टिकल ये कहता है। तो आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट 32 तक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। देखिए भाई हमारे यहाँ पे होते हैं कंप्लीट, और देख मैंने ऑलमोस्ट सारे ही कवर करा दिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, वो सारे मैंने कवर करा दिए आपको। अब बाहर से कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहीं पे आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लें और मतलब आराम से देखें, और अगर नोट्स बनाने तो बना भी लें, नहीं तो वैसे ज़रूरत नहीं है, आप इसको देख लेंगे 1 से 2 बार तो आपको याद हो जाएगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अब मैं यहाँ पे सारी जीएस कवर कराऊंगा, पूरी जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस के और करंट अफेयर्स भी साथ में। अब हमारी सीरीज चलेंगी ये, तो आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन रहे और अच्छी वीडियोस बनाने का या कंटेंट देने का आपको पूरा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रिस्पांस देंगे। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटिवेशन तो भाई आप ही हैं, आपको अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, है ना। मेन बात तो वही, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा तो हमें और खुशी होगी।
तो भाई आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट दूंगा, मैं फालतू का कंटेंट नहीं दूंगा, क्योंकि आपको भाई बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और आपका मेन एम होना चाहिए वो है एग्ज़ाम क्रैक करना, है ना। फालतू का कंटेंट आप मार्केट में है भी बहुत और आप पढ़ भी बहुत लोगे, लेकिन उससे एग्ज़ाम तो निकलेगा नहीं ना। एग्ज़ाम तो सिर्फ आपको टू द पॉइंट पढ़ोगे और जब ऑप्शंस आएंगे तो आपको देख के तभी उसी मल्टीपल टाइम्स अगर किसी भी चीज़ को रिवाइज करते हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं, तो ही एग्ज़ाम निकलने के ज़्यादा चांसेस हैं। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट भी बहुत है मार्केट में, तो आप देख लीजिए। अब आपको या तो एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए, नहीं तो फिर पढ़ते रहिए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बट आई विल सजेस्ट यू कि भाई आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ें बिल्कुल, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपको ये करना ही है, ठीक है। ये आपकी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अब देखते हैं कि अब किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता दें, नहीं तो मैं कवर कराता रहूँगा, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू।